गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपने इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम क्या है? स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और जिसका आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। चलिए, आपका अध्याय नंबर 8 जिसकी दूसरी और अंतिम वीडियो आप तक पहुंचने वाली है, लेकिन इससे पहले पहली वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें कुछ एक डेट्स और एक शब्द मैंने दिया था जिसका रिवीजन आज मैं करना चाहूँगा। पहली डेट ये रही, आपको बताना है कि ये डेट्स जो है किस लिए इंपॉर्टेंट है। 1580 ईस्वी। याद कीजिए, सही बात है। मुगल बादशाह अकबर द्वारा जो है आइन दहसाला का प्रचलन सर्वप्रथम किया गया है 1580 ईस्वी में। ये भी हम पढ़ेंगे दहसाला क्या है। अगली डेट थी 1598 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था याद होगा आपको, अबुल फजल से रिलेटेड और आइन अकबरी को संपूर्ण कर दिया गया था 1588 ईस्वी में। अकबरनामा पूरी तरह से लिखा जा चुका था अबुल फजल के द्वारा। अगली डेट ये रही 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में क्या हुआ था, अकबर ने सर्वप्रथम कोई चीज़ देखी थी और वो था तंबाकू। बिल्कुल सही कहा। और एक शब्द है या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, सहानहर। हिमाचल की कौन सी नदी के ऊपर बना है? ब्यास नदी के ऊपर, कांगड़ा में पौंग डैम है, वहीं से नहर निकलती है और पंजाब में सिंचाई करती है। और बनाया गया था इसे शाहजहाँ के शासनकाल में इसे बनाया था। शाहजहाँ द्वारा बनाई गई बहुत सारी बिल्डिंग्स आप जानते हैं, लेकिन शाहनहर के बारे में बहुत कम जानते होंगे, तो ये आपके लिए जानना जरूरी था। दूसरे भाग में आज 3 महत्वपूर्ण विषय हैं और काफ़ी लंबे चौड़े हैं, तो इसको जल्दी से हम करेंगे। सबसे पहले जमींदार, किसान हमने पढ़ ली थे, जमींदारों की बात करेंगे। भू राजस्व प्रणाली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भू राजस्व प्रणाली और आइन अकबरी क्या है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले करते हैं जमींदार। मैंने कहा था ना उस समय जमींदारी व्यवस्था स्थापित थी 16वीं और 17वीं शताब्दी में। तो उस व्यवस्था में जमींदार जो है 3 तरह के हुआ करते, 3 श्रेणियाँ जो जमींदारों की हुआ करती थी, जिसमें सबसे ऊपर का जो जमींदार था उसका कहा था जमींदाराने ए उम्दा। दूसरे बीच का जो उसे कहते हैं मध्यस्थ जमींदार, और सबसे नीचे वाला जमींदार था उसको कहा जाता था प्राथमिक जमींदार। जमींदार की एक डेफिनेशन जो आम होती थी, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत लंबी चौड़ी जागीर होती थी, उसका वो मालिक होता, उसे जमींदार कहा जाता था। क्लियर है? तो 3 तरह के जमींदार। सबसे पहले प्राथमिक जमींदार, क्योंकि ये प्राथमिक जमींदार का ही संबंध सीधा किसानों के साथ रहता था। क्लियर है? तो इनका यह जमींदार वो होते हैं जिनका व्यक्तिगत जमीन अपनी होती थी, मतलब मलकियत होती थी। ये शब्द पहले हम कह चुके हैं, जिनकी अपनी मलकियत होती थी और विस्तृत जमीन होती थी, और वह किसानों की सहायता से जो है उस पर खेती करवाता था और उनसे जो है वसूल करता था भू राजस्व। क्लियर है? और चाहे वो मजदूर हो चाहे किसान हो। देखो, मजदूर किनको कहा जाता था? वो कहते जिनके ज़मीन नहीं होती थी वो मजदूर होते थे। किसान वो जिनकी अपनी ज़मीन होती थी। तो मजदूरों को अधिकार जो है मजदूरों को नहीं, जमींदारों की बात कर रहा हूँ। जमींदारों के जो अधिकार थे वो वंशानुगत थे। वंशानुगत क्या हुआ है कि वंश परंपरा के अनुसार पिता से पुत्र को मिलना, उसे कहा जाता है वंशानुकार। ऐसा नहीं कि कोई मर जाता तो उसके बाद जो उसका जो बेटा है वो जमींदार नहीं बनता था, वो वंशानुगत था, उसका बेटा जमींदार ही बनेगा। ठीक है? और इसका अधिकार उस जमीन के ऊपर जो है वो होते थे। उससे बेच भी सकता था, उसके ऊपर जो है वो नाम गिरवी भी रख सकता था। तो सारे अधिकार उसे प्राप्त है। उसके बदले में क्या करता था, वो राजस्व को सरकार को जो है वो जमा करवाता था। ठीक है? और इसकी जो स्थिति थी, कहते हैं कि समूचे तौर पर इसकी जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि यह इसकी जो स्थिति थी वो क्या थी, ऊपर देखा जाए तो बड़े बड़े अधिकारी जो है, और नीचे देखा जाए टकराव की स्थिति में, जैसे कि राज्य और उच्च अधिकारियों के बीच में आना, ये इसका राज्य को टैक्स देता पहुंचाता था, और जो जमीन जो इससे वो मिलती थी वो बड़े उच्च अधिकारियों से मिलती। उच्च अधिकारी को ना मध्यस्थ जो जमींदार थे उनसे, ऊंचे के जमींदार से उनसे ये प्राप्त होती है। इसके दोनों के बीच में ये पीसता था कौन? प्राथमिक जमींदार। इसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मध्यस्थ जो जमींदार थे उनके जो नाम जो आज जो है बोले जाते हैं, जिनके पीछे लगता है चौधरी, देशमुख, देसाई, देशपांडे, मुकद्दम, कानगो, इजारादार, ये सभी जो है मध्यस्थ जमींदार जो है कहलाते थे। इनके पास भी बड़ी बड़ी भूमियों के ये मालिक हुआ करते थे, और इन भू राजस्व जो एकत्रित करते थे, राज्य अधिकारियों को सहयोग देते थे, वे किसानों को क्या करते थे, तकावी ऋण बांटते थे। इनके पास, क्योंकि ये जमींदार वो जमींदार थे जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती थी, इसलिए क्या करते थे, जब कभी भी किसान को ऋण की जरूरत होती थी वो ऋण ये देते थे। क्लियर? कौन है? चौधरी, देशमुख, देसाई, पांडे, मुकद्दम, मकानगो, हिजारादार। और उस ऋण को कहा जाता था तकावी ऋण। क्लियर है?
वो अपने अध्ययन क्षेत्र में जो भी उसका जो क्षेत्र है जो दिया गया है उसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य जिम्मेदारी जो है होती थी। तो ये जो जमींदार थे इन जमींदारों से ज़्यादा शक्तिशाली जो है होते थे मध्यस्थ। फिर उसके ऊपर जो है होता था जिसको कहा जाता था जमींदारान ए उम्दा। जमींदारान ए उम्दा जो है सबसे बड़ा जमींदार होता था, सबसे बड़ी ज़मीनों के मालिक यही होते थे। इस श्रेणी में ये सबसे शिखर के ऊपर हम कह सकते हैं और इनको स्वायत्तता प्राप्त थी बहुत सारे क्षेत्रों में। जैसे कि मुगल बादशाहों की ओर से उन्हें जो है उपाधियां भी सम्मानित किया जाता था। कौन कौन सी उपाधियां धारण करते? राजा, जैसे राजा टोडरमल जो अकबर के दरबार में थे वो जमींदारन ए उम्दा भी कहलाते थे, मतलब ये सबसे बड़े ज़मीनों के मालिक। मिर्जा राजा भी कहा जाता था, राय भी इनको कहा जाता था। ये इनके खिताब जो है इनके हुआ करते थे। इन्हें क्या होते थे? विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि ये अपने पास जो है इनके किले भी होते थे, सैनिक टुकड़ियाँ भी होते थे, घुड़सवार, पैदल तोपखाना, हर तरह की सेना इनके पास होती थी। और अनेक जमींदारान ऐसे भी थे जो केंद्र के पास भू राजस्व जमा नहीं करवाते थे। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि वो ताकतवर बन जाते थे और जब कभी बल का प्रयोग उनके खिलाफ किया जाता था तब जाके वो तब भू राजस्व जो है वो जमा करवाते थे। कितने ताकतवर वो हो गए थे समय के बीतने के साथ साथ। फिर जमींदारों के अधिकार क्या थे? जमींदारों के अधिकार हमने कुछ बात कर ले ली थी, लेकिन सीधे तौर पर हम कहते हैं कि जमींदारों का अधिकार क्या थी कि जितने भी कृषि योग्य भूमि थी वो अधीन लाना, कृषि के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, किसानों को अनेक सुविधाएं प्रदान करना, ऋण देना, भू राजस्व एकत्रित करना और केंद्रीय सरकार के खजाने में जमा करना। इसके अलावा और भी था बेगार लेना, कृषकों से बेगार लेना, जिसके बदले में कोई पैसा नहीं मिलता उसे बेगार कहा जाता था। अपने अधीन जो क्षेत्र है वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपनी सेना में विश्वसनीय सैनिकों की भर्ती भी करना, ये सारे कार्य किसके थे? जमींदार के अधिकार क्षेत्र में ही आते थे। पांचवा था इनका महत्व क्या था? देखिए मुगलकालीन व्यवस्था में इनका महत्व बहुत अधिक था, क्योंकि आरंभ में ये जो व्यवस्था थी ये मुगल व्यवस्था में जो है काफ़ी लाभकारी प्रमाणित हुई। किस तरह से? चाहे खेती को प्रोत्साहन देना, अधिक से अधिक जमीन को भूमि के क्षेत्रों या कृषि योग्य भूमि बनाना हो, उसमें भी न बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कानून व्यवस्था लागू करना वो भी जमींदारों का काम था। मुगल साम्राज्य का विस्तार करना है, क्योंकि वो अपनी सेना को कहाँ देते थे? राजा को सौंपते थे और इस प्रकार से एक बड़ी सेना बनती थी और युद्ध करके जो है बड़े भूभाग के ऊपर अधिकार कर लिया जाता। तो ये व्यवस्था भी इन्हीं के कारण जो संभव हो पाई। आवश्यकता पड़ने पर हो गया, आपदा की स्थिति में अगर होती है तो उस समय किसानों को जो है ऋण माफ़ करवाना, ये भी कार्य उनका रहता था। और एक और था कि 17वीं शताब्दी में जब किसानों की स्थिति अच्छी नहीं तो किसानों ने अपने मालिकों के विरुद्ध, राजाओं के विरुद्ध विद्रोह किया, तो उसमें भी इन जमींदारों ने उनका साथ जो है दिया। तो इस प्रकार से इनका महत्व था, किसका? जागीरदारों का काफ़ी महत्व जो है वो रहा। क्लियर है? भू राजस्व प्रणाली, मुगल बादशाह इस बात की को अच्छी तरह से, खासकर जो अकबर थे वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर जो है हमारे किसान समृद्ध होंगे तो राज्य भी समृद्ध होगा। तो इसलिए उन्होंने राज्य में जो किसान थे उनको समृद्ध बनाया और अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया। ठीक, तो वो व्यवस्था जिससे राज्य सुदृढ़ हुआ वो भू राजस्व प्रणाली थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लगान आता था, राजस्व आता था, वो भूमि से ही आता था, जमीन से ही, कृषि से ही आता था। तो इसमें क्या व्यवस्था स्थापित की गई थी मुगलों के द्वारा? तो सबसे पहला था जब्ती प्रथा। याद रखना, यह प्रथा कहलाती है जब्ती प्रथा। और इस प्रथा को लाने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा था नौरत्नों में से एक राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो है वो अकबर के ही अधीन बड़े मनसब के ऊपर जो है वो विराजमान थे, एक बड़े मंत्री के पद पर थे और राजस्व विभाग इनके पास होता। तो राजा टोडरमल ने इस व्यवस्था को, जब्ती प्रथा को आरंभ किया था और इन्हें दीवाने आला कहा जाता था। यार किसको? राजा टोडरमल को। तो ये जो प्रबंध, जो जब्ती प्रथा थी, इसे प्रारंभ किया गया था पहले 8 प्रांतों में। कौन कौन से प्रांत थे? आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अवध, इलाहाबाद, अजमेर और मालवा। याद रखना 8 प्रांतों में ये लागू किया गया था जब्ती प्रथा। अब जब्ती प्रथा में क्या था? देखिए क्या क्या व्यवस्था थी। भूमि की पैमाइश। इस प्रथा के अनुसार क्या होता है? भूमि की पैमाइश जो है वो करवाई गई थी। हालांकि इससे पहले, अकबर से पहले शेरशाह सूरी ने भी ऐसा किया था और उसने जिस सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया गया था वो रस्सी का बना होता था। अब उसने पैमाइश तो करी, लेकिन रस्सी को आपको देखेंगे तो रस्सी जब कभी भीग जाती है या फिर सूख जाती है तो उसकी लेंथ जो बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है, तो इससे उसका सही पैमाइश नहीं होती थी। तो उसने जो है इसकी जगह पर जो है वो धातु का जो है वो क्या किया, गज जो है बनाया और उससे सही सही पैमाइश जो है करवाई गई। क्लियर हो गया? तो एक जो दोष था जो पीछे से चला आ रहा था कि भूमि की सही पैमाइश नहीं थी, उसके भी उसने दूर किया।
किसके अनुसार? जब्ती प्रथा के अनुसार। दूसरा उसने क्या किया? भूमि का विभाजन किया। किसके आधार पर? उपजाऊपन के आधार पर। क्योंकि इससे पहले जितना भी जो है कर लिया जाता था, सामान्यतः सभी भूमियों से बराबर का कर लिया जाता था। मान लीजिए कोई भूमि बहुत उपजाऊ है और कुछ बंजर है, तो ये गलत है ना कि बंजर वाली भूमि से भी उतना ही कर लिया जाएगा और जो उपजाऊ वाली उससे भी लिया जाएगा। तो इससे क्या होता था, ये एक मतलब न्याय संगत व्यवस्था स्थापित नहीं थी पहले की। तो भूमि का विभाजन भी किया गया और कितने? 4 भागों में बांटा गया। देखिए कैसे टोडरमल ने 4 भागों में कौन कौन सी बांटी? पहले आता नाम दिया गया पोलस। ये सबसे अधिक उपजाऊ वाली भूमि थी जिसमें प्रत्येक वर्ष जो है वो बीजी जाती, फसल बीजी जाती थी और फसल होती थी। सबसे उपजाऊ पोलस। दूसरी परोती, याद रखना परोती जो है ये 2 या इससे पोलस से कम उपजाऊ होती थी और इसमें 1 या 2 वर्ष के बाद जो है खेती की जाती थी। मतलब एक बार जो है छोड़ना पड़ता था एक फसल को और फिर उसके बाद जो है परोती इस तरह की भूमि थी। तीसरा चच्चर, जिसमें 3 या 4 साल के बाद ही खेती की जाती क्योंकि ये उससे भी कम उपजाऊ जो भूमि थी। और रही बंजर जो बहुत ही कम उपजाऊ थी, इसमें 5 या 5 से अधिक वर्षों के बाद ही खेती की जाती थी। तो ये सबसे कम उपजाऊ वाली भूमि थी। तो इसी के आधार पर जो लगान वसूल किया गया तो इसे कहा गया जब्ती व्यवस्था। तो ख ये हो गया। ग आईन दहसाला, ये भी जो है इसी का ही हिस्सा था कि सरकार ने क्या निश्चित किया कि जितना भी 10 सालों का ये जो व्यवस्था स्थापित की गई थी आपका आईन दहसाला प्रथा, इसे 1580 में जो है वो आरंभ किया गया था। एक चीज़ आपने याद रखना है। इसके अनुसार क्या था कि पिछली जो 10 साल थे, पिछले 10 साल में जितना भी उनका जो है उनकी इनकम हुई या जो अनाज पैदा हुआ उसका आंकलन किया जाता था और उस आंकलन के हिसाब से उनका औसत निकाला जाता था। औसत कैसे निकाला जाता था? जैसे मान लो पहले वर्ष में 10 किलो हुआ, फिर जो 15 किलो हुआ, फिर तीसरे वर्ष में 20 हुआ। इस तरह से 10 वर्षों में जितना भी अनाज पैदा हुआ, मान लीजिए 110 किलोग्राम हुआ, पूरा 10 सालों में क्या अनाज पैदा हुआ, तो अब उसको जो है डिवाइड करेंगे किससे? 10 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे और भाग करने पर आया 11 किलो। ठीक है, तो 11 केजी जो है एक औसत जो है वो बैठ गया कि 11 किलो जो है वो इतना जो है हर साल उनका जो उत्पादन होगा, मतलब अनाज पैदा हो गया। तो इस 11 किलो के हिसाब से ही जो है लगान जो है वो वसूल किया जाएगा। क्लियर हो गया? औसत के ऊपर जो है वो लगाया गया, लगान जो है वो लगाया गया। ये जो प्रथा थी इससे क्या हुआ कि किसान को भी मालूम हो गया कि उसका जो है वो लगान कितना बैठने वाला है और सरकार को भी मालूम होगा कि मुझे कितना जो है वो आय होगी। इससे दोनों ही निश्चित हो गया और इस प्रकार से अब जो फसल थी वो लाभकारी प्रमाणित हुई। इससे अब जो है जो असमंजसता होती थी, पता नहीं सरकार कितना लगान ले लेगी, इससे क्या होगा कि जो किसान था ना वो अपनी ज़मीन को और अधिक जो है मेहनत करने के नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं ज़्यादा करूँगा तो मेरे से जो है वो ज़्यादा अनाज ले लिया जाएगा, कम करूँगा तो कम लिया जाएगा। तो इसलिए क्या करता वो कभी भी जो है, तो अब उसको मालूम था कि मैं जो है औसत मेरा 11 किलो बैठ रहा तो मैं 11 किलो ही के हिसाब से ही जो उसको जो है वसूल मेरे से किया जाएगा सरकार। मैं ज़्यादा भी अनाज उगाता हूँ तो इस तरह से वो ज़्यादा उगाने की कोशिश या ज़्यादा जो है फसल अच्छी करने की कोशिश जो है वो करता था। तो इस प्रकार से भू राजस्व की ये व्यवस्था भी किसके? आपका जब्ती व्यवस्था के ही आईन दहसाला भी एक व्यवस्था स्थापित थी। तो भूमि का बांटना, विभाजन करना, आईन दहसाला को लागू किया जाना, ये सारी व्यवस्थाएं जो है किसके के आधार पर थी? जब्ती व्यवस्था के आधार पर ही थी। अब आता है इसके सरकार का भाग कैसे निश्चित किया गया। 3 बातें होगी। एक तो भूमि का स्तर, ये हो गया। भूमि का उपजाऊ के हिसाब से जो बांटा गया था 4 भागों में वो हो गया। और दहसाला 10 वर्षों का औसत। ये 3 चीज़ें जो है ख्याल रखी की जाती थी जब भू राजस्व जो है लगाया जाता था। और उसके हिसाब से जो पोलज और परोती जो सबसे उपजाऊ भूमि थी उनके ऊपर 1/3 भाग जो है लिया जाता है। 1/3 भाग मतलब अगर मान लो 3 किलो जो है वो आपका कुल फसल जो है पैदा हुई तो उसका 1 किलो चला जाएगा सरकार को और 2 किलो किसान के पास ही रहेगा। क्लियर हो गया? और जो चच्चर और भूमि जो बंजर थी उसके लिए बिल्कुल अलग जो तरीका, उसका 1/3 नहीं, वो 1/6 भी हो सकता था, 1/4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था। तो भूमि की उपजाऊ शक्ति के बढ़ने के साथ साथ जो भू राजस्व भी बढ़ जाता था, क्योंकि ये 3 चीज़ें उसके लिए जरूरी थी। जब्ती व्यवस्था के लाभ, इस व्यवस्था को अपनाने से लाभ क्या हुए? एक तो मैंने कह दिया कि इससे क्या हुआ कि अब किसानों को सरकार के साथ जो प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होगा, क्योंकि अब जो सरकार थी उससे निश्चित कर दिया गया था कि इतना कर जो है जिनके पास पोलज और परोती वो देंगे 1/3
और जिनके पास दूसरी भूमि वो देंगे 1/4 1/6 भाग। जब निश्चित हो गया तो उससे उसको मालूम हो गया कि अब प्रत्यक्ष तौर पर जो है अब किसान को पता था कि इतना ही कर मुझे देना है। बीच के जो आदमी थे, जमींदार थे, दूसरे थे, वो उनके साथ धोखा नहीं कर सकते थे। क्लियर हो गया? तो एक तरह से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। जमींदार और अन्य कर्मचारी थे उनके शोषण से बच गए, क्योंकि पहले वो शोषण कर रहे थे कि सरकार ने ज़्यादा मांगा, कम मांगा तो उस तरह से लिया जाता था। लेकिन अब किसानों को मालूम था कि कितना कर जो है वसूल किया जाएगा। क्लियर होगा? तो इसे शोषण से वो बच गए, जमींदारों के शोषण से वो बच गए। इस व्यवस्था से जो पैदावार थी उसमें वृद्धि हुई, क्योंकि अब जो किसान थे वो अधिक जो है वो उसको पैदावार करने की कोशिश करने कर लगे, और लोगों की जो स्थिति थी इससे क्या हुई, सुधर गई। जब्ती व्यवस्था थी। ठीक है। इसके अलावा जब्ती व्यवस्था कुछ, मैंने कहा ना 8 राज्यों में इसको जो शुरू किया, लेकिन जो और राज्य थे उनमें कोई और व्यवस्थाएं भी स्थापित थी। राजस्व लेने की क्या क्या थी वो भी पढ़ लेते हैं। भू राजस्व का अन्य ढंग, एक है कनकूत प्रणाली। ये कनकूत प्रणाली क्या हुई कि जब भी फसल जो पक जाती थी, है ना, अभी काटी नहीं है, पक गई है, तो उस समय जो है अधिकारियों को भेजा जाता था और वो उसे देखकर अनुमानित करते थे कि इतना जो है वो आपको भू राजस्व देना पड़ेगा, अनुमानित। और इसे कहा जाता था कनकूत प्रणाली। क्या कहा जाता? कनकूत प्रणाली। लेकिन इसके लिए बहुत सारे कर्मचारी लगाना पड़ते थे। इतनी जगह के ऊपर जाना तो बहुत सारे कर्मचारी लगाना और उनको पे देना, वो भी सरकार का कार्य था। इस प्रकार से ये बहुत भारी पड़ता था, खर्च पड़ता था ज़्यादा सरकार को। दूसरा जो था एक और प्रथा प्रसिद्ध, उसमें वो बटाई प्रणाली। बटाई प्रणाली क्या होती थी कि बांट देना, अनाज को बांट देना, कि फसल तैयार हो गई, बीज निकल गया, और जब निकल गया आपके दाने अलग अलग हो गया, आपका गेहूं अलग हो गया, कुछ जो भी फसलें आपकी उस समय की है, तो उनको 3 भागों में बांट देना, जिसमें से 2 भाग जो है किसान के पास रहेंगे और 1 भाग चले जाएगा सरकार के पास। तो ये हो गया बटाई प्रणाली, बांट लिया। क्लियर है? 2 भाग किसान के पास और 1 भाग सरकार को चला गया भू राजस्व के तौर पर। नसक प्रणाली, इसे जो है हस्तोद्बद्ध प्रणाली भी कहा जाता था। याद रखना, हस्तोद्बद्ध प्रणाली। कौन सी प्रणाली? नसक प्रणाली। नसक प्रणाली क्या हुआ कि पूरे गांव की फसल का जो है वो अनुमान लगाकर, पूरे गांव की फसल का अनुमान लगाकर लगान जो है वो वसूल किया जाता था। और इसका एक फ़ायदा ये रहता कि जब कभी किसी किसान के मान लो घर में शादी है तो भाई लगान वो नहीं दे पाएगा, तो क्या बोलेगा, दूसरे किसानों को बोलेगा भाई मेरा लगान दे देना, अगली बार मैं आपको जो है वो दे दूंगा। तो इस तरह से ये व्यवस्था जो कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ों को लेकर लाभकारी थी, लेकिन सही तौर पर जो जब्ती व्यवस्था थी वही जो है लाभकारी प्रमाणित हुई। तो किसानों द्वारा सीधा सरकार के पास जो राजस्व था वो सीधा डिपॉजिट जो है वो किया जाता था नसक प्रणाली के तहत। क्लियर हो गया? तो ये 3 प्रणालियाँ भू राजस्व के अलग, अन्य ढंग, जब्ती से अलग। अब लेकान एकत्र करना जो है वो कैसे होता है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। बहुत सारे जो कर्मचारी जो है वो लगान एकत्र करने के लिए लगाए जाते थे, जिनमें 3 हमने बात कर ली थी। कौन कौन सी? हमने मुकद्दम के बारे में पढ़ा था, मुकद्दम के बाद हमने चौकीदार के बारे में, और उसके अलावा जो है पटवारी के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन कुछ और भी अधिकारी जो नियुक्त होते, जिसमें अमिल गुजार, कानून गो, पोतदार और करूरी, ये भी जो है, ये भी क्या, जो आपका भू राजस्व था उसको एकत्र करने के लिए लगाए जाते थे। मुकद्दम का गांव में जो सबसे निमन जो आपकी इकाई होती थी, वहाँ पर मुकद्दम जो है कर्मचारियों के सहायता से जो भू राजस्व जो वसूल करता था और आगे जो उसको डिपॉजिट करता था। और इन सेवाओं के बदले में याद रखना, उनकी सेवा को 2.5% कमीशन जो वो लेते थे, 2.5% कमीशन उनको मिलता था, जो राजस्व का 2.5% वो लेते थे उस काम को करने के बदले में। ये जो भू राजस्व लिया जाता है ये साल में 2 बार लिया जाता था। एक तो जो है जो आषाढ़ में फसल तैयार होती थी, पहला तब होता था, और दूसरा जब सावन में फसल जो तैयार हो जाती थी पककर, तो उस समय जो है वो लगान वसूल किया जाता था। क्लियर हो गया? तो भू राजस्व के 2 चरण थे, याद रखना, 2 चरण। एक चरण का प्रथम चरण क्या होता है? निर्धारण करना। गए, किसी भी कनकूत है तो गए और फसल देखी और खड़ा कर देखा कि फसल इतनी और अनुमान लगा लिया, तो हो गया जी इतना लगान आप देंगे, वो करता है निर्धारण। और निर्धारण को ही जमा कहा जाता था। ठीक है, ये जमा कहा जाता, रकम जमा करना। लेकिन सही मायने में कितना उन्होंने राजस्व दिया उसको वसूली कहा जाए। वास्तविक जो वसूली होता तो उसको वसूली। तो जमा और वसूली याद हो गया। निर्धारण जो किया उसे जमा कहा जाता था, और जो वसूल किया वो वसूली हुआ। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 2 किलो डिसाइड हो कि 2 किलो जो है वो देगा ये भू राजस्व, तो उसे कहेंगे जमा हुआ 2 किलो। लेकिन वसूली जो हुई, मान लीजिए उसके पास कम, उसने नहीं दे पाया 2 किलो, तो उसने दिया 1 किलो, तो 1 किलो हुई वसूली उसके। ठीक है, तो इस प्रकार से लगान एकत्र करने का ये तरीका था। चौथा का भू राजस्व का मूल्यांकन। विसंबित हुए, उन्होंने भू राजस्व प्रणाली का इसलिए जो ढंग था, किसके द्वारा?
मुगलों के द्वारा, उसका जो है उसने जो है वो नेगेटिव पहलू जो दर्शाया। उसने कहा कि ये जो व्यवस्था स्थापित की गई थी ये केवल मात्र जो है किसानों के हितों की उपेक्षा थी। मतलब जो जमींदार थे उनको हितों को ध्यान में रखकर ये व्यवस्था स्थापित की गई थी। इससे किसानों की स्थिति जो है बहुत ही खस्ता हालत होगी, उनका निर्वाह करना बहुत मुश्किल था, 2 वक्त का खाना उनको नहीं मिलता था, ये कहा वी.एस. स्मिथ ने। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार वो कहते हैं नहीं, अधिक भूमि को कृषि योग्य अगर लाने में जो सामर्थ्य हुए तो किस कारण इसी भू राजस्व प्रणाली के तहत जो है अधिक से अधिक भूमियों को जो है वो लाया गया, नए खेत लाए गए और कृषकों को विशेष प्रोत्साहन भी मिला, जैसे कि ऋण दिया जाना, खासतौर बीज लेने हो, कुछ कृषि यंत्र लेने हो तो उसके लिए जो आसान दरों पर जो है वो क्या दिया जाता है, ऋण भी दिए जाते थे। अकाल पड़ने पर उनको जो माफ़ भी कर दिया जाता, भू राजस्व माफ़ भी कर दिया जाता। तो इस प्रकार से समूचे तौर पर उनकी स्थिति क्या थी, अच्छी थी। यह भू राजस्व का मूल्यांकन की स्थिति भी हो गई। अब अंतिम जो विषय हुआ आईन अकबरी, जिसकी चर्चा हमने कहा कि सारा जो नॉलेज है वो आईन अकबरी, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत सारी चर्चा हम कर चुके हैं कि इसको जो लिखने वाला था उसका नाम था अबुल फजल और ये अकबर के दरबारी थे, इतिहासकार थे और नवरत्न में से एक थे। इसने बहुमूल्य ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अकबरनामा और इसे 1598 ईस्वी में जो है वो पूरा किया गया था। कब? जब 42वां वर्ष जो है अकबर का चला था, शासनकाल का 42वां वर्ष याद रखना, और 1598 ईस्वी में अबुल फजल द्वारा लिखा गया जो अकबरनामा थे, इसकी ये तीसरी जिल्द थी, तीसरी किताब थी, एक तरह से समझ लीजिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अकबर के साम्राज्य की एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करना जहां पर मजदूर सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता है। ये बताना कि देखिए अकबर कृषकों के साथ कैसा अच्छा व्यवहार करता था, कितने कितने मेलजोल से रहता और उसका फ़ायदा क्या निकलता था, ये सारी चीज़ें बताना जो उसका मकसद था। ये जो 5 दफ्तरों 5 भागों में जो विभाजित है क्या अकबरनामा, इसमें आपके आईन अकबरी, और इसमें मुगल प्रशासन पर बहुत जो प्रकाश डाला, मुगल प्रशासन कैसे चलता उसके ऊपर बहुत प्रकाश जो डाला गया है। इसमें कुछ कमियां भी है, जैसे कि जितने भी सूबे उस समय विभाजित थे उससे संबंधित दिए गए जो आंकड़े थे एक समान नहीं, अलग अलग सूबों के अलग अलग आंकड़े जो दिए गए हैं तो एक समान नहीं मिलते, तो उससे भी पता लगता है थोड़ी सी कमियां हैं। जोड़ जहाँ जमा घटाना है वहाँ भी कमियां पाई गई, गलतियां पाई गई। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो है वो, या फिर वस्तुओं की जो कीमतें थी, मजदूरी थी, उनकी दरें थी, वो भी जो है नहीं मिल पाती है ढंग से। तो इस प्रकार उनकी सूचियाँ भी अपूर्ण रही हैं, तो वो भी इसकी कमियाँ रही हैं। तो 16वीं सदी में भारत में कृषि व्यवस्था की जानकारी अगर प्राप्त करनी हो फिर भी हम कहते हैं कि आईन अकबरी जो है बहुत ही बहुमूल्य स्रोत है। क्लियर है? तो इसमें जो 3 अलग अलग खंड है, पहला जो, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये 3 जिल्दें थी, तो पहली जो जिल्द है वो आदम खां से, मतलब आदम जहाँ पे आदमी जो है जब चला होगा, पैदा हुआ होगा कैसे, तब से लेकर जो है लगभग जो है अकबर का जो जन्म जब तक हुआ तब तक का जो इतिहास है वो पहले ही जिल्द में आ जाता है। दूसरी जो जिल्द है उसमें अकबर का जो पूरा उसने शासन स्थापित किया जब से वो चला, और लगभग जब का उसका एंड हुआ 1205 में, लेकिन 1202 ईस्वी के तक का जो इतिहास है वो आप दूसरी जिल्द में पढ़ पाएंगे शासनकाल के बारे। और उसके पश्चात आईन अकबरी में जो तीसरा जो जिल्द है उसके जिसे आईन अकबरी कहा जाता है, उसमें साम्राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था थी किस तरह से चलती थी उसके बारे में जो है ये उल्लेख जो है मिलता है। तो हिंदू विज्ञान का लेखा भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से आईन अकबरी के संदर्भ में ये सारी बातें हैं। तो आज आपने कितने अच्छी तरह से इसको समझा उसकी जानकारी लेते हैं, छोटे से कुछ रिक्त स्थान 10 भरकर। देखिए पहला रिक्त स्थान ये रहा, डैश से हमारा अभिप्राय। डैश से हमारा अभिप्राय एक ऐसे वर्ग से जिसके पास अपनी जमीन होती थी। जमीन किसके पास होती थी? जमींदार। तो यहाँ का आएगा जमींदार। क्लियर है? ये इसका आमदनी का स्रोत होता था और कृषि उत्पादन में सीधे तौर पर इसकी हिस्सेदारी थी। दूसरा ये रहा, जमींदार जिस विस्तृत जमीन पर अपने निजी प्रयोग के लिए मजदूरों से कृषि करवाता था उसे डैश कहा जाता था, निजी प्रयोग के लिए, और उसे कहा जाता था मलकियत। जिस विस्तृत जमीन पर निजी प्रयोग के लिए मजदूरों से कृषि करवाता था उसे मलकियत कहा जाता था, वो उसकी मलकियत अपनी जमीन होती थी। तीसरा ये रहा, तीसरा क्या है, सॉरी ये पूरा नहीं हुआ था, ये था डैश शब्द से अर्थ या प्रणाली से अनुमान की अपेक्षा भूमि की वास्तविक पैमाइश पर आधारित होती है। तो भूमि की पैमाइश करवाया जाना, अनुमानित किया जाना, पहले की जो व्यवस्था से अलग पैमाइश के आधार पर उर्वरकता के साथ, तो उस व्यवस्था को कहा गया जब्ती व्यवस्था। और अकबर ने इसे कौन सी ईस्वी में प्रारंभ किया था? 8 प्रांतों में, याद हो रहे होगा। ईस्वी आपको बताना वो 1581 ईस्वी में, 81 में।
चौथा ये रहा, डैश प्रथा का प्रचलन अकबर ने 1580 ईस्वी में किया था। याद कीजिए कौन सी व्यवस्था थी, जब्ती व्यवस्था से पहले की, और वो थी आईने 10 सालों का औसत निकाल कर लगान वसूल करना। पांचवा ये रहा, डैश अकबर का प्रसिद्ध दीवान ए आला था जिसने भू राजस्व संबंधी प्रशंसनीय सुधार किए थे, राजा टोडरमल। सही कहा। छठा ये रहा, मुगल काल में सबसे अत्यंत उपजाऊ भूमि को डैश कहा जाता था, सबसे उपजाऊ भूमि पोलस, बिल्कुल सही कहा, जिस पर हर वर्ष खेती की जा सकती थी। सातवां, बटाई प्रणाली को डैश भी कहा जाता था, बटाई प्रणाली को क्या कहा जाता था, भावली भी कहा जाता था, याद रखना भावली शब्द। आठवां, जब उपज तैयार हो जाती तो उसका अनुमान लगाकर भू राजस्व निश्चित करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था, याद कीजिए कणकूत व्यवस्था। और नौवां ये रहा, डैश वह ऋण था जिसे मुगल काल में किसानों को बीजों, औजारों और पशुओं को खरीदने के लिए बांटा जाता था और आसान किस्तों पर वापस लिया जाता था। उस ऋण को कुछ शब्द नाम से कहा जाता था, याद कीजिए तकावी, बिल्कुल सही कहा। और 10वां ये रहा, आईन अकबरी ने रचयिता, यस रचयिता कौन थे, बिल्कुल लास्ट में पढ़ा भी हमने, अबुल फजल थे, और उसने 1598 में अकबर के शासनकाल के डैशवें वर्ष में पूर्ण किया था, 42वें वर्ष में पूर्ण किया गया था। और यह मुगल फजल द्वारा लिखी गई, अबुल फजल द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा की कितनी जल्द थी, तीसरी जल्द थी। तो इस तरह से आपने अच्छे से सुना, ये इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अभी हमारी 2 लाइनें और बच जाती हैं और वो रहती हैं, आज का विचार, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए निरंतर अपने लक्ष्य को बड़ा करना होगा। लक्ष्य बड़ा होगा तो ही आप किसी निर्धारित लक्ष्य से पास पहुंच पाएंगे। 2 उदाहरण दे रहा हूं, एक जो है एकलव्य का, जिसने मात्र अपने गुरु की मूर्ति बनाकर जो अभ्यास शुरू किया और वह अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी बन गया। और एक और आधुनिक समय में देखिए, ये जो समय जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो तस्वीर यहाँ पर लगी है, इनका नाम है प्रीति होंडा। इन्होंने 2017 ईस्वी में देखिए, और इसके जो पिता थे, वो बड़ी बात है कि डीटीसी में जो है, दिल्ली की जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसमें जो वो काम करते थे चालक के तौर पर, ड्राइवर हैं। और उनका सपना था कि उनका बच्चा जो है बड़ा काम करे, तो उनकी बेटी ने कर दिखाया। कब? 2017 में यूपीएससी के एग्जाम में बैठे और 288वां रैंक उनको मिला था। किसको? प्रीति होंडा को। और आईएएस ऑफिसर जो है वो बने थे। इस देश के सबसे बड़े जो है पद के ऊपर, मतलब ऑफिसर की लाइन में ये गए थे। तो कुछ भी काम असंभव नहीं है, हर चीज़ जो है संभव है, बस संकल्प करने की आवश्यकता है। तो आप संकल्प लें, अच्छा बनने की कोशिश करें, आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका धन्यवाद जो मुझे आप बड़े ध्यान से सुनते हैं। थैंक यू।